हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉरिस क्लासेस। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लेक्चर सेकंड कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर 1 जो द कोल्ड वार एरा का ये लेक्चर सेकंड है। इससे पहले मैं आपको क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया था कि कोल्ड वार क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाया था द इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स, ठीक है, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया भी था कि बेसिकली मतलब नेटो था एक समय, और एक समय क्या था, वार्सो था वन साइड में, ठीक है। आखिर ये लोग अलायंस क्यों बना रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या था, अलायंस बनाने से इनको क्या फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिनाज ऑफ कोल्ड वार। तो आपको पता चलेगा कि कोल्ड वार में, जो कोल्ड वार था उसमें तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, बट लेकिन कोल्ड वार में क्या होता है बेसिकली कि जैसे कि ये एक यूएसए है, ठीक है, और यूएसएसआर है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में मतलब कि ट्रेडिशनल फाइट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, सपोज करिए कि इसका एक अलायंस यहाँ पर है, एक अलायंस इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये दोनों यहाँ पर ये प्रॉक्सी वार करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि इसने इस कंट्री पर अगर इसने अटैक किया, अगर मतलब बेसिकली सपोज करिए कि क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री होगा ए, ठीक है, वहाँ का जो लीडर होगा उसको ये यूएसएसआर वाले सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और जो वहाँ की जो पीपल होगी, ठीक है, जो पब्लिक होगी उसको यूएसए सपोर्ट करेगा कि आप इसके खिलाफ आप मतलब आवाज़ उठाओ, ठीक है। और सेम ऐसा हो सकता है कि कहीं पर यूएसए भी ऐसा कर रहा होगा कि वो इस कंट्री के लीडर को सपोर्ट कर रहा होगा। सपोज लीडर मतलब क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट ए को, और यूएसएसआर क्या करेगा, वहाँ के पीपल को इनकरेज करेगा कि आप अपने लीडर के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, ठीक है। तो ये लोग प्रॉक्सी वार ऐसे कर रहे थे, ठीक है। तो इस कोल्ड वार में तो एरिनाज मतलब क्या होता है बेसिकली कि एरिना मतलब होता है कि बेसिकली मतलब कि वार हुआ, बट वो इतना एस्केलेट नहीं हुआ कि वो थर्ड वर्ल्ड वार में चला जाए, ठीक है। ये था एरिनाज ऑफ कोल्ड वार। तो अगर आप एरिनाज ऑफ कोल्ड वार में आप देखेंगे तो कोरियन वार था, जो कि 1950 से 1953 तक ये कोरियन वार चला, ठीक है। तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था इस कोरियन वार को बेसिकली जो एस्केलेट हो गया था उसको नॉर्मलाइज करने में बहुत बड़ा रोल था इंडिया का। उस समय पंडित नेहरू का बहुत बड़ा रोल था कोरियन वार में, ठीक है, कि उनको बेसिकली कि जो वार था उसको शांत कराया, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक कंट्री बनी, 38 पैरेलल के बीच में जो उसका बाउंड्रीज बेसिकली वो डिवाइड हुआ। तो ये एक मतलब अचीवमेंट था इंडिया के लिए एज ए मेंबर ऑफ नॉन नेम, ठीक है। जब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा तो नेम का मैं कंट्रीब्यूशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोरियन वार उस समय चल रहा था, बर्लिन में चला था 1958 से 1962, कोंगो वार चला था, ठीक है, 1960 में। वियतनाम में क्या हुआ कि वियतनाम में क्या हुआ कि यूएसए ने यहाँ पे करीब करीब अटैक किया, ठीक है, 1954 में, और 1975 तक ये लोग यहाँ पर रहे, ठीक है। और इनको एट द एंड ऑफ द डे इनको यहाँ से हार मिली, ठीक है, वियतनाम से यूएसए को, ठीक है। तो क्यों हार मिली वियतनाम से, तो आप जानेंगे कि अभी जो अफगानिस्तान जो क्राइसिस चल रहा है, क्या हो रहा है अभी अफगानिस्तान में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो अफगानिस्तान में अभी यूएसए चाह रही है कि वी विल क्विट, इट मीन्स कि वी विल लीव अफगानिस्तान। क्यों, आखिर अफगानिस्तान से जो है वो यूएसए क्यों जाना चाह रही है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। आप जब आप देखेंगे तो किसी कंट्री को आप अगर अफगानिस्तान का अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे तो एंशिएंट टाइम से, या फिर आप मेडिवल में देखेंगे, या फिर आप मॉडर्न टाइम में देखेंगे, तो अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री थी कि अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे सारे रूलर आकर के यहाँ पर रुक जाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि इस कंट्री पे कोई जल्दी रूल नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे का रीज़न क्या है, द टोपोग्राफी ऑफ अफगानिस्तान। टोपोग्राफी क्या होता है टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को, वहाँ पर कौन कंट्री कितना दिन तक वहाँ पर बेसिकली रुक सकती है। टोपोग्राफी मतलब क्या हो गया कि वहाँ का ट्रेन कैसा है, ठीक है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, ठीक है। अगर वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कोल्ड एरिया है, तो वो सब ये सब आपको टोपोग्राफी में आता है। उस कंट्री में बेसिकली वहाँ का पीपल का माइंड कैसा है,
ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये उसकी टोपोग्राफी में आता है। और अगर आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो वहाँ का जो ट्रेन है वो बहुत ही मतलब ख़तरनाक है। तो क्या होता था कि अगर अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो 1979 से 1989 तक यहाँ पर यूएसएसआर रहा। कौन रहा? यूएसएसआर। बट आफ्टर 10 ईयर लेटर इसको भी यहाँ से लीव करना पड़ गया। ठीक है, तो सेम ऐसे होता था मिडिवल टाइम में भी, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल करना चाहा लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यूएसएसआर 1979 में यहाँ से बेसिकली निकल गया 1989 में। ठीक है, क्यों निकला? उसके पीछे का कारण था कि जो यूएसएसआर अभी अफगानिस्तान में है, ठीक है, तो अब इस अफगानिस्तान में क्या था कि यूएसए यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था किसको? जो यहाँ पे मतलब यूएसए ट्रेन कर रहा था किसको? यहाँ पे पीपल को। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जो आज के जो तालिबान वगैरह है वो सब क्रिएटेड बाय यूएसए है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मतलब वो लोग क्या किए ना, उन लोगों ने तालिबान वगैरह को, वो लोग बेसिकली वो इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली तो बेसिकली वो नहीं बोलते थे लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा मतलब माना जाता है। ठीक है, मतलब कि उन लोगों ने इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो अफगानिस्तान में क्या था, यूएसए ने अफगानिस्तान में क्या किया, यूएसए ने वहाँ के पीपल को, वहाँ के लोगों को उसने ट्रेनिंग दिया। ठीक है, और उनको बेसिकली उनको वेपन दिया ताकि वो अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर की जो आर्मी है इस पे अटैक कर सके। ठीक है, तो यूएसए का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर। मैं आपको बताया कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ मतलब जा सकती है। ठीक है, तो यही है इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यूएसएसआर को हराने में यूएसए का कितना बड़ा रोल था कि यहाँ के पीपल को इसने ट्रेन किया और ये इसकी आर्मी पे करने लगे। ठीक है, और इनका लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि अगर ये माउंटेनियस रीजन है, अगर यहाँ पर कोई सिपाही अगर जा रहा है तो ये लोग ऊपर से चढ़ के ये यहाँ से गोरिल्ला वार करेंगे। और जो यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है, सपोज करिए कि ये माउंटेन है। ठीक है, और ये आर्मी है, ये आर्मी की जीप ऐसे जा रही है या फिर जो उसका जो काफिला है वैसे जा रहा है। और यहाँ पर एक बैठा हुआ बंदा क्या करेगा, वो यहाँ से एक ऐसे अटैक कर देगा किसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे अटैक कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये गोरिल्ला वार करता है तो ये यहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देगा। क्योंकि माउंटेनियस रीजन है तो वो क्या होगा कि ऊपर से जब कुछ नीचे गिरता है तो वो बहुत फोर्स में गिरता है और यहाँ की पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्ट तो वार नहीं करते थे बट ये लोग इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और सेम कंडीशन यूएसए को भी फेस करना पड़ा। जो अभी का जो क्राइसिस है, यूएसए की बहुत सारी आर्मी अभी मर गई इस चक्कर में, क्योंकि जो वो लोग जो मतलब गोरिल्ला वार करते हैं और वो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों को आर्मी को उन्होंने मारा भी। ठीक है, हालांकि इसमें सिविलियन का भी लॉस बहुत हुआ। ठीक है, तो एरिना ऑफ कोल्ड वार में क्या था कि ये जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1950 और 1960 का ये समय चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कोई बड़ा एक्सीलरेटेड वार तो नहीं हुआ, छोटे छोटे वार हुए, लेकिन वो वार थर्ड वार में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से जो अमेरिका को है वियतनाम से वापस जाना पड़ गया। 1954 से 1975 तक वो रहा, लेकिन उसके बाद में उसे वहाँ से वापस जाना पड़ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो कोल्ड वार एरा जो चल रहा था, मैं आपको क्या बताया, कोल्ड वार एरा था। तो अब यहाँ पर नेम का रोल क्या था कि जो बेसिकली जो कंट्रीज़ है उस कंट्री के बीच में क्या करना है। तो कंट्री के बीच में जो है वो अगर कंट्री ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है, ये कहीं पर अगर थर्ड वर्ल्ड में कहीं अगर ये मारपीट कर रहा है यहाँ पर किसी एक कंट्री में, तो ये नेम क्या करेगा, नेम इसके बीच में आ जाएगा, बोलेगा भाई मारपीट मत करो। ठीक है, मतलब कन्फ्लिक्ट मत करो। ये एज ए मीडिएटर काम करता था और इसने कई जगह पे ऐसा काम किया। मैं आपको भी एग्जांपल दिया हूँ। एक जो कोरियन क्राइसिस था, कोरियन क्राइसिस में नेम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। पंडित नेहरू का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब उसको मतलब कि डी एक्सेलरेट कराने में कोरियन वार को। ठीक है, सेम कॉन्गो में हुआ था। और आप देखेंगे कि अभी आप क्या हो रहा है, तो मैं अभी आपका एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सारे जो आपको जो कंट्री है जैसे कि क्या है, नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, ठीक है, फिनलैंड। ठीक है, तो ये कंट्री क्या करती है आज के डेट में, ये भी एक तरह से मीडिएटर का काम करती है। बहुत जगह आप देखेंगे तो इजराइल वगैरह में जो इजराइल पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है वहाँ पर भी ये सब कंट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आज के डेट में ये मिडिल मैन कंट्री तरह
वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि इसे माना जाता है कि ये कंट्री न्यूट्रल कंट्री है, ये किसी के मतलब कि ये बायस नहीं है, ठीक है। ये कंट्री मतलब जो रियलिटी होता है उस पर जाती है और एक दूसरे को बेसिकली ये हेल्प करती है कि आप इस कन्फ्लिक्ट से आप कैसे आप निकल सकते हो, ठीक है। तो इसी कारण बहुत सारे जगह आप देखते होंगे ओस्लो एकॉर्ड, जो कि इजराइल पैलेस्टाइन में बहुत बड़ा उसमें ओस्लो एकॉर्ड है, ठीक है। तो ये सब कंट्री आपस में मतलब कि दूसरे कंट्री के बीच में मीडिएटर के काम करती है। तो सेम नेम उस समय कर रहा था कब, 1950 और 1960 के समय में, कि ये यूएसए और यूएसएसआर को इस वाले वार जोन से निकाल करके बोल रहा था भाई कि मतलब आप अपने आप को वार को कम करो और वार करने से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, और कभी कभी आप देखते होंगे कि जो यूएन के हेल्प से भी कभी कभी कंट्रीज़ जो होती हैं वो दूसरे की बहुत सारे वो जो यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो कई बार मतलब कि मीडिएटर के ऐसे काम करते हैं। जैसे कि अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं, अभी जो यूएन के अभी सेक्रेटरी हैं, तो वो भी बहुत बार जैसे कि अब अफ्रीका वगैरह में कहीं पर कन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्गो, सूडान वगैरह में, तो इस सेंस में अगर जैसे कि कभी अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इन सब में, ठीक है। तो सेम नेम भी उस समय कर रहा था और यूएन का जनरल सेक्रेटरी भी उस समय इस सब वर्क को काफ़ी अच्छे से रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कोल्ड वार जो है वो एलिमिनेट तो नहीं हुआ राइवलरी बिटवीन टू अलायंस को, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हालांकि नैम ने तो मतलब बहुत जगह मेडिटेट किया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी वो एलिमिनेट हो गया कोल्ड वार की वजह से। उसका जो उसकी राइवलरीज है वो राइवलरीज बेसिकली इंक्रीज होती रही कंट्रीज के बीच में। उन कंट्री के बीच तो कोल्ड वार तो एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच में राइवलरीज बेसिकली चलता रहा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि अगर राइवलरीज अगर चल रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि उसमें दुश्मनी अभी भी चल रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में अभी राइवलरीज चल रही है। तो अब ये कंट्री क्या करेंगे, तो मैं आपको लास्ट टाइम में बताया था कि ये लोग आपस में सैटेलाइट बना रहे थे, न्यू आर्म्स हथियार बना रहे थे ये लोग, कौन, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। तो अब इन दोनों में तो राइवलरीज अभी भी है, एलिमिनेट नहीं हुआ है राइवलरीज, ये लोग प्रॉक्सी वार अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग अपना सैटेलाइट को मतलब ज़्यादा बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन को ज़्यादा बना रहे हैं, ये लोग न्यूक्लियर मिसाइल को ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब कि अपनी स्पाई सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने एक समय ऐसा आ गया कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल हो गई। तो अब इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा तो मिसाइल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि कोई अगर एक सिंपल वार हो रहा है एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में, और सपोज करिए कि पुलिस या फिर जो वहाँ की जो आर्मी है वो मिस्टेक से अगर कोई वेपन अगर एक दूसरे पे अगर अटैक कर दे रही है, तो उस सेंस में आप कैसे पता करेंगे कि ये इंटेंशनली नहीं था, मतलब ये मिस्टेक से हो गया। तो अब उस चक्कर में अगर सपोज करिए कि अगर वो कंट्री अगर इसको सीरियसली अगर ले लेती है तो वार एक्सक्लेट हो जाता है। उस चक्कर में क्या हुआ कि 1963 में एक लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुआ यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि भाई जो हम जो हैं जैसे कि जो मतलब जो टेस्टिंग हो रहा है न्यूक्लियर वेपन का, अब वो हम लोग बिल्कुल कम करेंगे ताकि जो वर्ल्ड में है वो क्या हो, पीस हो, ठीक है। ताकि जो एक तरीक़ा से जो आप देख पा रहे हैं कि पहले अगर आर्मीज़ या फिर जो अगर वार में अगर ऐसा हो अगर वो हो गया तो उससे क्या होगा, उससे टेंशन एस्केलेट हो जाएगा। अब ये लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी से ये बोला गया कि अब आप भी टेस्ट कम करोगे और मैं भी टेस्ट कम करूंगा, किसका, न्यूक्लियर टेस्ट का, ठीक है। तो एक LTBT साइन हुआ कि आपके एनसीईआरटी का आपके लास्ट पेज में आपको दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और क्या था, एन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इंडिया को इससे बहुत मतलब दिक्कत भी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से। तो इसमें क्या ये लोग देखेंगे कि आप जो भी ये यूएसए और यूएसएसआर जो भी डेवलप्ड कंट्री है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने बताया कि जो भी कंट्रीज़ जो भी अप्रॉक्स 1970 से जो पहले जो भी कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन जो डेवलप कर लिया है, 5 कंट्रीज़ जो यूएन का जो परमानेंट मेंबर हैं, तो उनको ये लोग सिर्फ उन्हें ये लोग बोलते हैं कि इनके पास ही मतलब बेसिकली कि न्यूक्लियर वेपन है, वो लोग मतलब कि ऑफिशियली वो लोग रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। बाकी ये लोग इंडिया को नहीं मानते और
जैसे कि नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, उसको भी ये लोग नहीं मानते, इसराइल के पास भी है, उसको भी ये लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये लोग, इनका एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि जो NNPT जो है, इसमें इन लोगों ने साइन कर लिया, ठीक है। और इन लोगों ने क्या साइन किया, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन किया। जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, जैसे कि आसमान में गया एक मिसाइल दूसरे मिसाइल से टक्कर खा के, मतलब वो उसको वहीं पे वो ख़त्म कर देता है। तो अब ये लोग उसको भी बेसिकली अभी लोग कम करेंगे, ठीक है। तो ये 3 थे जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी जो कि एरिना ऑफ कोल्ड वॉर के समय में इन लोगों ने किया, ठीक है। तो ये था एरिना ऑफ कोल्ड वॉर जो कि ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, NCERT के चैलेंजेस टू द बायपोलरिटीज़, ठीक है। बायपोलरिटी को क्या क्या चैलेंजेस था, मतलब कि बायपोलरिटी ने किस तरीके से, मतलब जो बायपोलरिटी क्या होता है आपको बताता हूँ कि जैसे कि सपोज करिए कि ये वर्ल्ड है, ये सब एक इंटरनेशनल टर्म है, ठीक है, बायपोलरिटी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अब इसमें क्या होगा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल में सपोज करिए कि आपने किसको मान लिया, USA को, और साउथ पोल में कौन आ गया, USSR आ गया, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि कुछ टर्म हम उसको हम लाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो ये क्या, ये 1 पोल हो गया अर्थ का, ये 2 पोल हो गया। तो दोनों पोल कितना डिफरेंट है, एक बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, और एक बिल्कुल इस साइड है। तो सेम ये ऐसा कहा जाता था कि जो इसकी पॉलिसीज़ है USA की और USSR की बिल्कुल डिफरेंट है। आई अर्लियर टोल्ड यू इन द लेक्चर 1 कि द पॉलिसी ऑफ USA इज़ कैपिटलिज्म। क्या था इसकी पॉलिसी, क्या थी, कैपिटलिज्म था, ठीक, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसका क्या था, सोशलिज्म। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट भी किया था कि जो कैपिटलिज्म में है कि अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, क्या है, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से आप जितना चाहो आप उतना जो आप वेल्थ आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। सोशलिज्म में क्या है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको मिलेगा। और आपको 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी मिलेगा, और 2 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी मिलेगा, ठीक है। इनकी तो ये था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। ये किसको फॉलो करते थे, लिबरलिज्म। किसको है, ये लिबरलिज्म, ठीक है। मतलब कि भाई कि पीपल को मतलब क्या होना चाहिए कि उसको मतलब राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। ये सब उसकी बात करते थे। और ये किसे फॉलो करते थे, जो सोशलिज्म वाले कम्युनिज्म को, ठीक है। मतलब कि भाई कि क्या बेसिकली कि यहाँ पर मतलब कि लिबर्टी, मतलब यहाँ पर तो लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म से क्या होगा कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि लिबरलिज्म की वजह से ही यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा भाई, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, बिल्कुल ना, कि मतलब आपको आज़ादी जितना आप चाहो उतना कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर नीड ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो अब क्या था बेसिकली कि अब जो ये बायपोलरिटी है, एक USA है और एक USSR है, ठीक है। तो अब ये तो कंट्रीज पहले बन चुकी है। ये 1776 में जो है USSR, जो USA है 4 जुलाई 1776 में ये इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। USSR में करीब 15 कंट्रीज़ का ग्रुप था। जब 1991 में जब ये कंट्री अलग हुई तो उस समय 14 कंट्री का अप्रॉक्स इसका ग्रुप था जो कि टूट के अलग हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या था, 90s-50s के समय चल रहा है और ये 1990 का समय चल रहा है जो कि कोल्ड वॉर पीरियड है। तो इस समय क्या हो रहा है कि न्यू कंट्रीज़ आ रही है। क्या आ रही है, न्यू कंट्रीज़ आ रही है, कहाँ पर, वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब कुछ कंट्रीज़ आपको कहाँ से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है। कुछ कंट्री आपको कहाँ से आ रही है, लैटिन अमेरिका से आ रही है। कुछ कंट्री आपको कहाँ से आ रही है, एशिया से आ रही है। तो ये सब क्या था, ये सब कॉलोनी था। किसका कॉलोनी था, किसका, ब्रिटिश का, फ्रेंच का, ठीक है, डच का। ये सब क्या था, कॉलोनी था। ये सब अब धीरे धीरे अब ये डीकोलोनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, डीकोलोनाइज हो रहा है। अब ये डीकोलोनाइज होगा तो क्या करेंगे अब ये लोग, तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग बेसिकली किसी के साथ, जो भी नई कंट्रीज जो बेसिकली इंडिपेंडेंस हो रही थी वो नहीं चाह रहे थे कि हम USA के साथ जाएं या USSR के साथ जाएं। क्यों, क्योंकि इनको डर था कि अगर हम किसी एक के साथ चले गए तो, क्योंकि अभी हमें इंडिपेंडेंट मिला है तो हो सकता था कि ये दोबारा हम पे कैप्चर कर लें, ठीक है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो USSR बुरा मान जाएगा, ठीक है। अगर हम USSR को फॉलो करते हैं तो USA बुरा मान जाएगा। तो इन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला, वो क्या था, नेम था, ठीक है। तो नेम ने क्या किया भाई, इसने बोला कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड में किसको मानते हैं, USA को मानते हैं,
सेकंड वर्ल्ड में क्या, अब तो सेकंड वर्ल्ड अब रहा नहीं, वो यूएसएसआर था। और थर्ड वर्ल्ड में जो न्यू कंट्री जो अभी इंडिपेंडेंट हो रही है थ्रू द हैंड ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच और डच, ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री थी, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये लोग कंट्री क्या था कि नॉट टू ज्वाइन एनी अलायंस। अब इन लोगों ने किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। मैं ऑलरेडी बता दिया इसका रीज़न, कि इसका रीज़न क्या था। इनको डर लग रहा था कि अगर मैं किसी एक ग्रुप या अलायंस को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है कि फिर ये मुझ पर फिर से ये मतलब मुझे कॉलोनी बना ले अपना, या फिर दूसरी जो पावर है, सुपर पावर, वो हमसे मतलब बेसिकली उनसे हमसे वार में हम लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग उस डर से अपने आप को ये लोग बिल्कुल अलग रखा और इन लोगों ने एक नई पॉलिसी लाई, नैम, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि एशियन कंट्री थी, अफ्रीकन कंट्री थी और लैटिन अमेरिकन कंट्री थी, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो नैम है बेसिकली इसमें रोल था तीन, सबसे जो इनिशियल स्टेज में तीन सबसे बड़े जो लीडर है उसका रोल है टीटो, पंडित नेहरू और नसीर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो बंदा टीटो है ये बेसिकली यूगोस्लाविया का है, ठीक है। इसका पूरा नाम था जोसेफ ब्रोज टीटो, जो कि एनसीईआरटी मेंशन है। और पंडित नेहरू हैं जवाहरलाल नेहरू, और कौन है आप देख पा रहे होंगे नसीर, ये गमाल अब्दुल नसीर, जो कि इजिप्ट के उस समय के रूलर थे, ठीक है। तो इन लोगों ने 1956 में मिलकर सोचा कि हम लोग एक ऐसा कुछ मतलब तूफानी करते हैं, ठीक है। उन लोगों ने 1956 में एक तूफानी किया, उन लोगों ने नैम लाया, ठीक है। तो अब उनको साथ और कौन जुड़ गए, सुकर्नो, ठीक है। जो सुकर्नो जो थे ये प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, ठीक है। और कौन जुड़ गए, एक और जो पर्सन थे जो घाना के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था कवामे नुक्रुमा, ठीक है। तो ये 5 पर्सन मिलके नैम को एस्टेब्लिश किए। 5 पर्सन का नाम आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है, टीटो, नेहरू, नसीर, ये आप याद रखिएगा, टीटो, नेहरू, नसीर, सुकर्नो और नुक्रुमा, ठीक है। तो ये नुक्रुमा है, ठीक है, जो कि घाना के थे, ठीक है। तो इन लोगों ने अपना एक अलायंस सेट किया, कुछ तूफानी किया इन लोगों ने, और 1956 में ये लोग आ गए, ठीक है, अपना अलायंस को लेकर के। अब देखिए, जब भी आप ऐसा देखते होंगे, जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि ब्रिक्स का समिट हो रहा है, और क्या हो रहा है, बिम्स्टिक का समिट हो रहा है, G20 का समिट हो रहा है, ठीक है। तो समिट में क्या होता है, समिट का कोई डेट फिक्स होता है। तो वैसे ही नेम का क्या हुआ, एक डेट फिक्स हुआ 1961 में, ठीक है। 1961 में ये लोग आ गए तूफानी करने के लिए। तो 1961 में ये लोग कहाँ पर आ गए, बेलग्रेड, ठीक है। तो इसको बेलग्रेड समिट बोलते हैं, जो कि 1961 में हुआ। यहाँ पर टोटल कितनी कंट्री आ गई, 25 कंट्री आके इन लोगों ने बताया भाई कि इन लोगों ने सोचा कि हम लोगों को आगे कैसे चलना है, ठीक है। तो इन लोगों ने समझा कि हमें अपने आप को कैसे यूएसए और यूएसएसआर के किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होना है, ठीक है। और हमारी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होगी, हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इन लोगों की बिल्कुल जो पॉलिसी जो यूएसए और यूएसएसआर की थी उससे बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसी है वो अलग है बिल्कुल। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है, और इसी पॉलिसी की वजह से ये लोग ईजिली जो कंट्रीज़ के बीच में जो मतलब जो अलायंस था, जैसे कि अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कभी अगर फाइट होता है ऑन प्रॉक्सी लेवल पे, तो ये लोग उसमें एज ए मिडिल मैन वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट समिट कहाँ हुआ, बेलग्रेड समिट, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे और आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि बेलग्रेड जो है ये बेसिकली कौन से कंट्री में है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ना ये चैलेंज हो गया ना बायपोलरिटी के लिए, क्योंकि जो नैम है, नैम जो एक तरह से वो चैलेंज के जैसा काम कर रहा है। मतलब ना तो भाई वो इसको यूएसए को ज्वाइन कर रहा है, ना वो यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहा है, वो अपने एक अलग ही पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि नैम क्या था, नैम जो है बेसिकली लोगों ने मतलब फिर इसको लोगों ने पूछने लगे कि आखिर आपकी आइडियोलॉजी, आप किस आइडियोलॉजी में वर्क करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी हम लोग आइसोलेट हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल मतलब बेसिकली कि न्यूट्रल रहेंगे किसी भी कंडीशन में। उन्होंने कहा कि हम लोग आइसोलिज्म को फॉलो हम लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब है आइसोलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि 1787 से वर्ल्ड वार 1 तक जो यूएसए है वो अपने आप को अलग थलग रखा वर्ल्ड से, ठीक है। वो किसी मैटर पे वो कुछ नहीं बोलता था,
लेकिन ऐसा नैम के साथ नहीं था, ठीक है। अब आप देख ही रहे होंगे जो कोरियन वार हुआ है, तो वहाँ पर अगर आइसोलेशन अगर होता तो वो कोरियन वार में जो नैम का रोल नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने अपना रोल उसमें प्ले किया कोरियन वार में, ठीक है। और भी बहुत सारे जो वार हुए उसमें अपना उन्होंने रोल को प्ले किया। इसका मतलब है कि वो अपने आप को आइसोलेशनिज्म में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो लोग न्यूट्रल मतलब कि इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मतलब वो मतलब कि सपोज करिए कि कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है तो वो मतलब वहाँ पे बिल्कुल शांत रहेंगे। मैं आपको बताया कि न्यूट्रल कंट्री क्या होता है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा कोरियन वार में कहा, कोंगो वार में भी कहा, ठीक है। तो बहुत सारे वार में उन्होंने इस चीज़ को बताया, ठीक है। अब क्या था, अब ये था हमारा जो चैलेंज ऑफ बायोपॉलिटी को जो नैम ने दिया, ठीक है। ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद आता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर्स, इसको बोलते हैं न्यू, NIEO। क्या है NIEO। अब आप इसमें क्या देख पा रहे होंगे कि न्यू जो है ये जो क्या है कि जो अभी कंट्री जो नैम की, जो इसमें मोस्टली कंट्री जो वो नैम की है। LDC क्या है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, ठीक है, जो अफ्रीका में है, जो एशिया में है, जो लैटिन अमेरिका में है, तो ये लोग क्या चाह रही हैं, क्योंकि अभी ये लोग इंडिपेंडेंट पाए हैं, तो यहाँ पर अभी क्या है, पुवर्टी बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, पुवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट बहुत कम है। क्या है, डेवलपमेंट बहुत कम है। यहाँ पर इसका इकोनॉमिक ग्रोथ अभी नहीं हुआ है। तो ये क्या चाहेंगे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारे यहाँ से पुवर्टी खत्म हो, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इन लोगों ने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लेकर के आए, ठीक है, जो कि ये लोग अपनी बात को कहना चाह रहे थे इस सेंस में। क्या हुआ? क्या? मेरा अंकल मोबाइल पे है, रात खराब। चादर का हाँ, तो अब क्या था कि ये लोग चाह रहे थे पुवर्टी खत्म हो, डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है UN का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन लोगों ने क्या किया बेसिकली कि ये लोग अपने आप को